हेलो दोस्तों, मैं तेरस यादव आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शुभम हिंदी एकेडमी में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे इकाई 8 नाटक के बारे में। तो इकाई 8 नाटक में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंदूर की होली नाटक के बारे में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, जिसके लेखक है पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, जिनका जन्म है 17 दिसंबर 1930, जिनका मृत्यु है 19 अगस्त 1987 ईस्वी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, जिनके जीवन के बारे में कुछ बातें और उनकी रचनाओं को। तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। मिश्र जी ने 2 प्रकार के नाटकों की रचना की। पहला समस्या प्रधान नाटक और दूसरा है ऐतिहासिक नाटक। मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटकों से अधिक प्रसिद्धि मिली। मिश्र जी को हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। मिश्र जी के नाटकों में अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मिश्र जी की कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो इनका पहला कृति है सामाजिक नाटक है, जो है अशोक 1926, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर का होली 1934, आधी रात 1936 और 30 है, गुड़िया का घर 1930। ऐतिहासिक नाटक है गरुड़ ध्वज 1935, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1957, जगतगुरु 1958, सरयू की धारा 1974, गंगा द्वार 1974। इनके पौराणिक नाटक है नारद की वीणा 1936, चक्रव्यूह 1954, चित्रकूट, अपराजित, प्रतिज्ञा का योग। एकांकी संग्रह है इनका अशोकवन 1950, प्रलय के पंख 1951, कावेरी में कमल 1961, स्वर्ग में विप्लव 1966, नारी का रंग 1966, अंतर्जगत कविता संग्रह है 1924, अशोकवन एकांकी संग्रह है 1900। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो कट गया है। तो दोस्तों, आप लोग जो ये रचनाएं हैं उसके प्रकाशन वर्ष को ध्यान से देखना, और ये जो लेखक हैं उनके जितने भी रचनाएं यहाँ पर दिए गए इम्पोर्टेंट उनको एक जगह नोट्स बना करके रखना। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सिंदूर की होली की जो प्रमुख बातें हैं उसको। तो सिंदूर की होली का रचना 1934 ईस्वी में हुआ है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। जैसा कि हमने आगे पढ़ा है कि जो मिश्र जी है वो समस्या प्रधान नाटक लिखते थे। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक से पहले उन्होंने और 4 समस्याएं प्रधान नाटक लिख चुके हैं। ये उनका 5वां नाटक है जो समस्या प्रधान पर आधारित है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। जो सिंदूर की होली नाटक है उसकी भूमिका को राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखा था। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन में पूरी घटना का वर्णन है। जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है जिनके नाटक 3 अंकों में विभाजित है, और इनमें सिर्फ अंकों में विभाजित है, इसको दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। और ये जो सिंदूर की होली नाटक है, इसमें जो खास बात यह है कि जो सिंदूर की होली नाटक है उसको सिर्फ एक दिन का ही वर्णन है, जिसमें जो एक दिन जितने भी घटनाएं घटी है उसको यहाँ पर लेखक ने वर्णित किया है।
कि सुबह से लेकर रात तक कौन कौन सी घटनाएं घटी है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतर नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्या का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। जो तीनों दृश्य है इस नाटक के अंतर्गत, वो केवल मुरारी लाल नाम का जो व्यक्ति है, जो डिप्टी कलेक्टर है, उसके बंगले के इर्द गिर्द ही घूमता है। सुबह से लेकर शाम तक उसके बंगले के इर्द गिर्द ही ये नाटक घूमता है। तीनों दृश्यों का समय है, पहला है सुबह के 9 बजे, दूसरा दृश्य है संध्या काल का और तीसरा दृश्य है रात्रि 10 बजे का। नाटक के कथनांक का समय 12 बजे दिन है, वर्षा काल का है। आइए देखते हैं हम लोग नाटक के पात्रों को। तो इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष पात्र हैं और 2 स्त्रीय पात्र हैं। तो देखते हैं हम लोग पुरुष पात्र को। तो पहला है रजनीकांत, जो भगवंत सिंह का भतीजा है, जिसका उम्र है 17 से 18 वर्ष। दूसरा है मनोज शंकर, मुरारी लाल के मित्र का लड़का है, जो 22 वर्ष का है और जिसको मुरारी लाल ने ही पाला पोसा है, क्योंकि मुरारी लाल इसके पिता का हत्या करवा देता है। तीसरा है मुरारी लाल, जिसका उम्र है 40 वर्ष, 10,000 रुपये देकर रजनीकांत की हत्या करवा देता है। चौथा है माहिर अली, मुरारी लाल का मुंशी। पांचवा है भगवंत सिंह, पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया, रजनीकांत का हत्या करवाने वाला। जो भगवंत सिंह है वही सुपारी देकर रजनीकांत का हत्या करवाता है। हरनंद सिंह, रजनीकांत के पिता का मामा। सातवां है डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक। जो चंद्रकला है मुरारी लाल की बेटी, जिसकी तबीयत जब खराब होती है तो उसको डॉक्टर देखने आता है, ये वही डॉक्टर है। अब हम लोग देखेंगे स्त्री पात्र को। तो पहला है चंद्रकला, मुरारी लाल की बेटी, उम्र 20 वर्ष, नाटक की प्रमुख नारी पात्र है, जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरवा कर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा, रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकांता की विरोधी, जो मुरारी लाल के घर पर रहती है, उम्र 18 वर्ष है। तो हम लोग सिंदूर की होली नाटक में आगे देखेंगे कि इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है, सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतर नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाली नारी के समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। वैधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने किया है। वैधव्य का मतलब है यहाँ पर विधवा। जो पहले विधवा होते थे उनको उनके पति के साथ जला दिया जाता था और उसको सती प्रथा कहा जाता था, जिसके विरोध राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जी ने किया है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का प्रयास भी किया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। तो आगे हम लोग देखेंगे सिंदूर की होली नाटक के कथनांक को। तो यहाँ हम देखते हैं सिंदूर की होली नाटक के कथनांक। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है। उसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुआ था। इस कारण उसके विचार तथा व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है। वह यह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगवाकर सिंदूर की होली खेलती है। इस नाटक में जो नायिका है चंद्रकला, वो
एक डिप्टी कलेक्टर के पुत्री होते हुए भी, एक डिप्टी कलेक्टर की बेटी होते हुए भी एक रजनीकांत नामक युवक है जो पहले से शादीशुदा है, जिसके सिर्फ मुस्कान पर वो मरती है। उसके लिए वो सब चीज़ त्यागने को तैयार है और अपना सब चीज़ न्योछावर कर देती है। और यहाँ तक कि जब वो मर जाता है, रजनीकांत जब मर जाता है तो उसके हाथों अपने माथे पर सिंदूर लगवा देती है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं नाटक के सारांश के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रथम अंक को। तो पहला है, भगवंत सिंह और उसके भतीजे रजनीकांत में पारिवारिक जायदाद को लेकर के काफ़ी मनमुटाव और तनाव चल रहे होते हैं। जायदाद पाने के लिए दोनों में झगड़े भी होते रहते हैं। झगड़े यहाँ तक बढ़ जाता है कि भगवंत सिंह अपने भतीजे को मारने की सुपारी देते हैं। संपूर्ण जायदाद अपने नाम करने के लिए वह कानून को सुपारी भी देता है। मुरारी लाल का बंगला। अब यहाँ पर जो प्रथम अंक में जो दृश्य शुरू होने वाला है वह है मुरारी लाल के बंगले से, जहाँ पर सुबह के 9:30 बजे हैं और मुरारी लाल अपने मुंशी माहिर अली से कहता है, आज मुकदमे ज़्यादा है। मुरारी लाल डिप्टी न्यायाधीश का पद पाने के बाद भी अन्याय के समर्थक, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, एक प्रकार का यह लोभी व्यक्ति है। डिप्टी न्यायाधीश होते हुए भी यह लोभी व्यक्ति है और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व इनके कारण, ये जो मुरारी लाल नाम का व्यक्ति है जिसके कारण 10 वर्ष पूर्व मनोज शंकर के पिता की मृत्यु हुई थी, इस रहस्य को सिर्फ उनका मुंशी माहिर अली ही जानता है। इस कलंक को मिटाने के लिए ही वे मनोज शंकर को पढ़ाना चाहते हैं और अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह उसके साथ करवा देना चाहते हैं। माहिर अली कहता है कि भगवंत सिंह 10,000 देने के लिए तैयार है। मुरारी लाल खुश हो जाता है और कहता है, भगवंत सिंह जो पैसा देने वाला है उन पैसों से वह मनोज शंकर को पढ़ाने के लिए विलायत भेजना चाहते हैं ताकि उसके पिता की हत्या का सच उसे पता न चले और मुरारी लाल का असली चेहरा उनके सामने न आ जाए। एक दिन हरनान सिंह और भगवंत सिंह दोनों मिलकर मुरारी लाल के बंगले पर उसे मिलने आते हैं। जब दूसरी तरफ रजनीकांत को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं, अब तो उसे मार ही दिया होगा। ये जो हरनान सिंह और भगवंत सिंह हैं वो मुरारी लाल के बंगले में उससे मिलने जाते हैं, क्योंकि ये डिप्टी न्यायाधीश हैं तो इनसे अपना कुछ जो मामला है उसको छुपाने के लिए उससे मिलने जाते हैं और एक तरफ गुंडों को भेज करके रजनीकांत को मरवा दिए रहते हैं। मुरारी लाल कहता है कि रजनीकांत को छूना कुछ नहीं होना चाहिए। जो मुरारी लाल है वो जब ये लोग बताते हैं तो बोलता है कि रजनीकांत को कुछ नहीं होना चाहिए। तब भगवंत सिंह कहता है, जो होना था तो हो गया, अब कुछ नहीं बचा बोलते हैं। तो भगवंत सिंह और मुरारी लाल के बीच में जो मांग होती है वो 40,000 की होती है और दोनों रजनीकांत के मृत्यु का षड्यंत्र रचते हैं। तो यहाँ पास माहिर अली जो है वो भावुक और संवेदनशील हो जाता है और बोलता है कि अभी अभी नई शादी हुई थी, वह आपके पास आया भी, अपने भगा दिया, आपकी वजह से नवयुवक मारा गया। जो माहिर अली है मुरारी लाल का मुंशी, वह बोलता है कि अभी जो रजनीकांत का नया शादी हुआ है और आपकी वजह से ही वह नवयुवक मारा गया है, जबकि सबसे पहले वह आपके पास आया था और आपने उसको भगा दिया। मुरारी लाल माहिर अली से कहता है, आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सज़ा तो उसको दी जाती है जो अपराध छुपाना नहीं जानता, बस यही कानून है। रजनीकांत की हत्या का बात चंद्रकला को भी ज्ञात हो जाती है। मनोरमा मुरारी लाल के घर पर चंद्रकला को चित्रकला सिखाने के लिए रह रही है। मुरारी लाल आकर्षित होता है मनोरमा विधवा के प्रति और चंद्रकला आकर्षित होती है रजनीकांत शादीशुदा के प्रति। देखिए यहाँ पर बाप बेटी में कैसा तालमेल है। जो मुरारी लाल है वह एक विधवा लड़की है जो अभी केवल 18 वर्ष की है, जिसके तरफ जो मुरारी लाल नाम का व्यक्ति है वो आकर्षित होता है और उसकी बेटी चंद्रकला वो रजनीकांत नामक युवक जो कि पहले से ही शादीशुदा है उसके प्रति आकर्षित होती है। मनोरमा रजनीकांत का चित्र बनाती है और नाम रखती है यौवन के द्वार पर होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर, क्योंकि वो तो मृत हो गया।
मुरारी लाल प्रस्ताव रखता है मनोरमा से विवाह का और मनोरमा साफ मना कर देती है क्योंकि वह ऋषिकेश जाने की बात करती है। मनोज शंकर जो है वो लखनऊ में रहता है और वह अपनी परीक्षा को छोड़ करके मनोज शंकर के पास घर आ जाता है। घर आने पर वह जब रजनीकांत के चित्र को देखता है तो वह उसकी प्रशंसा करता है। मनोरमा मनोज शंकर को सब कुछ बता देती है कि रजनीकांत की मृत्यु कैसे हुई थी और किसने करवाया है। माहिर अली दौड़कर रजनीकांत को हॉस्पिटल पहुंचाता है। दूसरे अंक को देखेंगे हम लोग। कहाँ चला गया ये, सॉरी फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं दूसरे अंक को। तो दूसरे अंक में संध्या काल का समय हो गया है और जो मनोज शंकर है वो लखनऊ से ऑफिस आने के बाद बांसुरी बजाता है। मनोरमा मनोज शंकर से कहती है कि मैं तुम्हारे बांसुरी बजाते हुए चित्र बनाती हूँ। मनोरमा रजनीकांत से कहती है कि मैं शादी तो नहीं कर सकती। मनोरमा जो है मनोज शंकर से कहती है कि मैं शादी तो नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतरना चाहती हूँ। मुरारी लाल मनोज शंकर को चंद्रकला से शादी करने के लिए कहता है और चंद्रकला बीमार है। तब मनोज शंकर कहता है कि चंद्रकला मानसिक बीमार है, न कि शारीरिक बीमार। चंद्रकला जो है मन से बीमार है क्योंकि उसके मन में रजनीकांत बसा है, वो शरीर से बीमार नहीं है। मनोज शंकर चंद्रकला को हॉस्पिटल ले जाता है जहां रजनीकांत है। वह रजनीकांत के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवा लेती है। आगे देखेंगे हम लोग तीसरे अंक को। कैसा हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तीसरे अंक को। जब माहिर अली रजनीकांत से हॉस्पिटल में मिलने आता है तो अपने साथ मनोज शंकर को भी लाता है और रास्ते में मनोज शंकर को बता देता है पिता की मृत्यु के बारे में। जो माहिर अली है, मुंशी है, वह जब रजनीकांत से हॉस्पिटल में मिलने आता है तब अपने साथ मनोज शंकर को भी लाता है और रास्ते में आते आते वह मनोज शंकर को यह बता देता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी और किसके कारण हुआ था। माहिर अली और मनोज शंकर का आगमन होता है और मनोज शंकर पिता की मृत्यु के बारे में पूछता है तो मुरारी लाल स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरे द्वारा मृत्यु हो गई थी। मनोज शंकर कहता है आपने स्वीकार कर लिया, मेरी आत्मा से बोझ उतर गया। मुरारी लाल मनोज से माफ़ी मांगता है। जो मुरारी लाल है वह मनोज शंकर से अपने किए हुए गुनाहों का माफ़ी मांगता है कि उससे गलती हुई है उसके पिता की मृत्यु करवा करके। मुरारी लाल को चंद्रकला की मांग में सिंदूर की बात पता चलती है। मुरारी लाल उसे डांटना चाहता है पर मनोरमा समझा देती है। चंद्रकला को मुरारी लाल कहता है तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चंद्रकला कहता है मुरारी लाल से मैं तो सदा आपके लिए प्रायश्चित करती रहूं। मनोज के बाप की हत्या आपने की, उसका बदला यह लेते रहे मुझसे बार बार मुझे ठोकर मारकर। यह सिंदूर उस 40,000 का प्रायश्चित है। देखिए यहाँ लास्ट में क्या होता है कि जो चंद्रकला है वह रजनीकांत नामक युवक के हाथों से अपने मांग में सिंदूर भरवा लेती है और जब रजनीकांत मर जाता है तो वो अपने आप को उसकी विधवा समझती है और उसके पिता के मुरारी लाल के पूछने पर वह बोलती है कि आपने जो मनोज शंकर की बाप की हत्या करवाई थी उसी का यह प्रायश्चित है और उस 40,000 का भी प्रायश्चित है जो आपने रजनीकांत को मरवाते समय लिया था। तो दोस्तों आज हम लोग ये वीडियो यहीं पास रखते हैं, तो फिर आगे के वीडियो के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मित्रों, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू।